हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हम लोगों के दो दो नंबर में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी इसके पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के क्लास 10th के। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। उदासीन विलयन या शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको ये तो पता होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। जो उदासीन विलयन होता है उसका मान होता है 7। और आपको ये भी नाम याद रखना है कि शुद्ध अशुद्ध जल, शुद्ध अशुद्ध जल भी नाम याद रखना है। ये कभी कभी आ जाता है कि शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या आपको दे देगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको उत्तर लिख देना है सीधा 7 और आपके 2 नंबर पक्के। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। जैसे इसमें 2 नाम है, उदासीन विलयन या शुद्ध अशुद्ध जल, कुछ भी लिख के आ सकता है। अगर आपको विरंजक चूर्ण याद रखा है तो आप दोनों याद रखिए। मान लो अगर आपने याद रखा है विरंजक चूर्ण, लिख के आ गया ब्लीचिंग पाउडर, तब आप उसको लिख नहीं पाएंगे। अब दूसरा प्रश्न पढ़िए। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं का रासायनिक नाम बताइए, अणु सूत्र बताइए तथा उपयोग बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अणु सूत्र की बात करते हैं। जब आपको अणु सूत्र पता होगा तो आप उसका रासायनिक नाम लिख सकते हो। तो अणु सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसका अणु सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको पढ़ते हैं। तो यही इसका रासायनिक नाम होता है। अणु सूत्र ये हो गया। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम 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 ऑक्सी ऑक्सी क्लोराइड। यह आदि का बनी है, ये पूरी सा, और ये है क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अणु सूत्र है कैल्शियम CaOCl2। और इसके उपयोग की बात कर रहा है तो आपको कम से कम इसके 2 उपयोग तो कम से कम लिखने पड़ेंगे। आप कम से कम इसके 2 उपयोग ज़रूर लिखिए। तो मान लेते हैं इसका पहला उपयोग लिखते हैं और दूसरा उपयोग। तो जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का काम होता है शक्कर को सफ़ेद करना। यानी कि जो शक्कर हम लोगों की सफ़ेद होती है तो उसको सफ़ेद करने के लिए हम लोगों का विरंजक चूर्ण उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? शक्कर को सफ़ेद करने के लिए, शक्कर को सफ़ेद करने के लिए, शक्कर को सफ़ेद करने के लिए। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि आप लिख सकते हो कि जल को शुद्ध करने में भी जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है वो उपयोग होता है। जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण उपयोग होता है। अब देखो तीसरा प्रश्न दिया गया है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। ये सभी प्रश्न हम लोगों के बहुत बार पूछे गए, आप इनको ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी हैं प्रश्न आपके लिए। और देखो हम लोगों से इस प्रश्न में पूछा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम भी बताना है और उनका सूत्र भी लिखना है। तो नाम उनके, देखो नाम की बात करें और सूत्र की बात करें। नाम 2 प्रमुख अयस्कों के, उन्हीं के नाम बताने हैं, उन्हीं के सूत्र बताना है। तो नाम तथा सूत्र यहीं पे लिख लो, नाम तथा सूत्र लिख लो। और नाम की बात करें तो नाम एक होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर का अयस्क होता है कॉपर ग्लांस, बहुत प्रसिद्ध है कॉपर ग्लांस। इसका सूत्र होता है Cu2S। जो ये देखो यहाँ पर यस लगा, यस माने होता है सल्फर, यानी कि ये सल्फर का अयस्क है ये कॉपर। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्यूप्राइट, ये भी बहुत प्रसिद्ध है क्यूप्राइट है ऑक्सीजन का Cu2O। यहाँ पर यस है और यहाँ पर O, यहाँ पर यस और यहाँ पर O। आपको इनके नाम भी याद रखने, कॉपर ग्लांस है Cu2S और क्यूप्राइट है Cu2O। तो ये हमें 2 कॉपर के 2 अयस्क हो गए, एक कॉपर ग्लांस और एक क्यूप्राइट।
आप देखो हम लोगों का जो चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। देखो सबसे पहले आपको बता दें कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन और भर्जन। देखो आपको बता दें कि जो निस्तापन होता है वो या तो वायु की अनुपस्थिति में होगा, या वायु की बहुत कम मात्रा में होगा, या वायु की बहुत कम मात्रा में निस्तापन होता है। जो निस्तापन क्रिया होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है या बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कम। और ये होती है वायु की उपस्थिति में। जो भर्जन होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है। और देखो निस्तापन तथा भर्जन में एक अंतर हो गया कि ये होती है वायु की अनुपस्थिति में और ये होती है उपस्थिति में। दूसरा अंतर क्या है इनमें कि ये जो होता है, जो निस्तापन होता है वो हम लोगों का निम्न ताप पर किया जाता है, निम्न ताप पर क्रिया की जाती है। और जो भर्जन होता है ये हमारी उच्च ताप पर क्रिया होती है, देखो जब भी अयस्कों को क्या होता है, अयस्कों को जब गलाया जाता है तो या तो उसमें निस्तापन अपनाई जाती है या भर्जन। तो निस्तापन जो क्रिया होती है उसमें वायु की अनुपस्थिति रखी जाती है और जो भर्जन होती है उसमें वायु की उपस्थिति रखी जाती है। लेकिन एक चीज़, वायु की उपस्थिति है इसमें ताप निम्न है, निस्तापन में ताप निम्न और भर्जन में ताप उच्च। लेकिन एक चीज़ हो कि उच्च ताप तो है लेकिन आप इतना अधिक ताप नहीं कर सकते हो कि आपकी जो वो धातु है वो गल जाए। इतना आप ताप नहीं करना है, ताप कम ही रखना है, मतलब उच्च तो रखना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखना है कि वो पिघल जाए, आपकी कोई धातु पिघल जाए, यानी कि बिना पिघले इतना ताप रख दो। बहुत ज़्यादा ताप रखा जाता है लेकिन इतना नहीं रखा जाता है कि आपकी धातु पिघल जाए। तो ये दो अंतर हो गए निस्तापन तथा भर्जन में। ठीक, अब देखो प्रश्न नंबर पाँचवा क्या दिया गया है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। देखो योगात्मक अभिक्रिया हमारी वो अभिक्रिया होती है जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। तो आपको यही परिभाषा में लिख देना है और इसका क्या कह रहा है, उदाहरण देकर समझाइए। तो बस आपको एक उदाहरण दे देना है। तो अभिक्रिया में क्या लिखेंगे परिभाषा में, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा उदाहरण, तो उदाहरण हम लोग दे देंगे एक। उदाहरण के लिए बात करें तो उदाहरण के लिए देखो, जब भी हमारा एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी हमारा एथिलीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा बनाता है एथेन। क्या बनाता है, एथेन। क्या करेगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और बीच से बंध एक टूट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका नाम है एथेन। आपको नाम भी लिख देना है नीचे। और इसके बाद में ये हम लोगों का एथिलीन, ये क्या है, एथिलीन, और ये हम लोगों का हाइड्रोजन। और ये उपस्थिति, आपको उपस्थिति भी याद रखनी है कि ये होता है किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में होता है। और इसका ताप रखा जाता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया और ये उसका उदाहरण। जब भी एथिलीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है सोडियम की उपस्थिति में तो वो क्या बनाती है, एथेन। अब देखो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम व सूत्र लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था वो यूरिया का हुआ था। किसका, यूरिया का। नाम क्या है इसका, यूरिया। और सूत्र की बात करें तो सूत्र है NH2CO NH2 ये इसका सूत्र है। आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है भी ये सभी प्रश्न आपके लिए।
अब देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या दिया गया है, एथिल अल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एथिल अल्कोहल होता है उसका प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है और एथिल अल्कोहल का उपयोग हम लोगों की दवाइयाँ भी बनाने के लिए किया जाता है। जितनी भी हमारी अल्कोहल वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे देखो दो प्रमुख उपयोग कह रहा है, तो सबसे पहला आप लिख सकते हो शराब तथा शराब नहीं, शराब तो बनाई जाती, साथ में और भी बहुत चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, जैसे कि अन्य अल्कोहली पदार्थ, इसमें सब आ गए। जितनी भी चीज़ें आपकी बनती हैं वो सब की सब इसमें आ जाएंगे। अन्य अल्कोहल तो अल्कोहली, अन्य अल्कोहलीय पदार्थ, अल्कोहलीय पदार्थ बनाने में, पदार्थ बनाने में शराब बनाने में और बहुत से अल्कोहली पदार्थ बनाने में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो ये एक अच्छा विलायक है, विलायक, ये एक अच्छा क्या है, विलायक, ये विलायक है, बहुत अच्छा विलायक। विलायक का मतलब क्या हुआ, विलायक का मतलब जो अपने आप में चीज़ों को घोल ले, क्या कर ले, घोल ले। जैसे कि जो एथिल अल्कोहल है वो गोंद को अपने में बहुत आसानी से घोल लेता है, ये पेंट को भी आसानी से घोल लेता है। तो हमारे एथिल अल्कोहल के दो उपयोग हमारे हो गए। अब देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या दिया गया है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। एक है आधुनिक आवर्त नियम और 9वां नंबर देखो क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, आप अगर इनकी परिभाषा याद कर लो थोड़ी सी तो वो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। अब देखो जो आधुनिक आवर्त नियम है उसकी परिभाषा क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हो गया हम लोगों का आधुनिक आवर्त नियम। और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, पूरी परिभाषा वैसे लिख देना, लेकिन क्रमांक की जगह क्या करना है, क्रमांकों की जगह आपको भार लिख देना है। वही लिख दो ऊपर वाली, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के देखो क्रमांकों की जगह क्या कर दिया, भारों के की जगह के, पूरा वही, के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इनको नोट भी कर लेना। और देखो 10वां नंबर आखिरी हम लोगों का प्रश्न क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। ये भी बहुत बार पूछा गया। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये होता है हम लोगों का एसिटिक अम्ल। अब इसका IUPAC नाम अगर आप सोचोगे तो क्या होगा, जिसमें COOH ग्रुप जुड़ा होता है उसमें क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल आखिरी में। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो पहले पर मेथ होता है और दूसरे पर एथ होता है, तो लिखो मेथ और एथ, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ का प्रयोग। और COOH है, COOH में क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, एथ, मतलब 2 हो गए। और इसके बाद में यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच एक एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पर ध्यान दो कौन सा बंध है, एकल बंध को दिखा रहे हैं, CHOOH ऐसा है। अब इसको ध्यान से अगर समझोगे तो देखो क्या है, 2 कार्बन है, मेथ एथ, पहले का 1 कार्बन होता तो मेथ का प्रयोग, 2 कार्बन है तो एथ का प्रयोग कर दिया, एथ लिखा। अब इसके बाद में अब देखो COOH ग्रुप जुड़ा है, ये क्या है, COOH ग्रुप। तो ये क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है तो एन का प्रयोग, 2 बंध होता है तो इन का प्रयोग, 3 बंध होता है तो आइन का प्रयोग। एक बंध है तो एन लगा दो पहले, तो एथेन हो गया। और इसके बाद में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, COOH, तो COOH के हम लोग ओइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ओइक अम्ल लगा दो, ओइक, ये ओइक
और आगे अम्ल, तो ये क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल, ये आपको याद रखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,